भारत की ही बात करें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो महिला पर किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कुछ हकों की बात उठ रही है 1996 से, अगर कोई चीज़ अटकी हुई है 2023 में, अगर वो किसी मुकाम पर पहुंचना चाह रही है तो आप अभी उस रास्ते के रोड़े ना बने, आप उसे पहुंचने दें। क्योंकि बिल कोई भी पास हो, अपोजिशन हो, लोग हो, वो बीच में आ ही जाते हैं अपने नेगेटिविटी लेकर कि हमें इसमें ये समाज में नारी को ज़्यादा जो है, जो औरतें हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा सत्ता में आने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे महिलाओं को आप देख रहे हैं जो 21वीं शताब्दी है हर जगह पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा यहाँ पे औरतों को भेजने में घर वाले तो हिचकते हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार निशाने पर आ चुकी है विपक्षी दलों की, जहां एक तरफ नए युग की शुरुआत होती हुई नजर आई है। 19 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पुरानी संसद से अब नई संसद की तरफ रुख किया गया है और इस खास मौके पर देखने को मिला कि महिला आरक्षण बिल भी पेश किया गया नई संसद में। लेकिन इस महिला आरक्षण बिल को लेकर भी अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने कुछ अहम दावे कर दिए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे के तमाम दिग्गज नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी है और ऐसे में देखा जाए तो अब एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बीते सोमवार के दिन एक अहम बैठक हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की गई और उस वक्त ही चर्चा होने लगी कि सदन में महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। लेकिन अब देखा जाए इस बिल को आज मंगलवार 19 सितंबर के दिन नई संसद में पेश कर दिया गया और इसके बाद अब यहां पर नेताओं के बीच पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ 27 सालों से ये बिल अटका हुआ था, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से जानकारी दी गई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और उसके बाद से चर्चा होने लगी कि मंगलवार के दिन मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, और ऐसा होता हुआ आज नजर भी आया है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बीते 75 सालों में कांग्रेस सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश किया। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि महिला आरक्षण बिल 1996 से अधर में अटका हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि उस वक्त एसडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था और अब तक देखा जाए कितनी सरकारें आई, लेकिन ये बिल पास होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब देखा जाए ये बिल जिस तरीके से पेश किया गया है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिस तरीके से इस बिल को पेश किया और सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियोज कि किस तरीके से सदन में जोरदार हंगामा होते हुए नजर आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने जब अर्जुन राम मेघवाल अपनी बात रखते हुए नजर आए तो कांग्रेस खेमे की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला और दूसरी ही तरफ देखा गया कि यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी बात रखी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जवाब दिया। देखिए ये रिपोर्ट्स। देना आपने ये अपलोड है साहब, बता दे बिल अपलोडेड है। गौरव जी, यू कैन सी द बिल, आप इसमें अपलोड है बिल, जी इसमें अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए,
महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इस चीज में है इस I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है. You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात करें. चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया. चेक करिए प्लीज, चेक मिस्टर गौरव. डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है. चेक. ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है. आप चलो एक मिनट देख लो. सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए. रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए. ठीक अध्यक्ष जी, इनको शांत कराइए. आप तो कंटिन्यूस कीजिए. अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण. अधिरंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए. मैं वही बोल रहा हूं अध्यक्ष जी. द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल. अधिरंजन जी सुनिए थोड़ा. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा. किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ प्लीज ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है. ये हम बोल रहे हैं. तो इसीलिए प्लीज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? आई एम सॉरी, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. महिला के भेद में no way. How can you draw difference between one woman and another woman? We are asking for reservation for all women. Rashtrapati is a tribal woman. प्लीज Unacceptable. प्लीज टेक योर सीट. मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ. इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूँ. एक सेकंड, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ. ये मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है. पूरी दुनिया की नज़र है. 50% ह्यूमैनिटी के साथ न्याय हो रहा है. कई प्रयास हुए, लंबे समय से प्रयास हुए. अब अपने को वी हैव टू फ्रक्टिफाई लीडर ऑफ द पोजीशन. मैं वही बात बोल रहा हूँ और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए. 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश. सुने हाँ सर, ऐसा हुआ तो हम भी वही आवाज उठाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद. आपने देखा कि किस तरीके से सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है. आखिरकार महिला आरक्षण बिल पर इतना हंगामा क्यों है? न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार इस बिल पर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है. जी हाँ, आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार अब निशाने पर आ चुकी है इस बिल के चलते. और ऐसे में देखा जाए, क्या ये बिल जिस तरीके से यहाँ पर अब चर्चा का विषय बन चुका है और इस बिल को लेकर महिलाएं क्या कुछ कहती हैं, ये आपको बताते हैं. सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी आशु से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा. महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से आशु इस वक्त आज देखा जाए सदन में पेश किया गया है, आखिरकार इस बिल को लेकर इतना हंगामा मचता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या महिला आरक्षण बिल इस वक्त पेश नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है?
बिल्कुल बिल पास होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप भारत की ही बात करें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो महिला पर किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कुछ हकों की बात उठ रही है 1996 से, अगर कोई चीज़ अटकी हुई है 2023 में, अगर वो किसी मुकाम पर पहुंचना चाह रही है तो आप अभी उस रास्ते के रोड़े ना बने, आप उसे पहुंचने दें। क्योंकि बिल कोई भी पास हो, अपोजिशन हो, लोग हो, वो बीच में आ ही जाते हैं अपने नेगेटिविटी लेकर कि हमें इसमें ये बदलाव चाहिए। हर बात में मतलब रिवोल्यूशन की बात की जाती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 96 से जो चीज़ अटकी हुई है, अगर वो 2023 में आ रही है तो आप उसका वेलकम करें। चीज़ें तो अपने आप जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है मॉडिफाई होती रहती है, और इसी के साथ मतलब ये बहुत अच्छा है। जैसे पीएम ने कहा कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अटल जी ने जो चीज़ छेड़ी थी आज वो मेरे हाथों होगी। ये महिला का बहुत बड़ा सम्मान है, और अगर पीएम आप पर भरोसा अगर अपना मांग रहे हैं तो आप एक बार देखकर देखिए, क्योंकि अगर पार्टीज़ की बात की जाए तो बीजेपी जो भी लेकर आई है वो कामयाब हुआ है और एक अच्छा फैसला हुआ है। तो एक बार भरोसा कर लेना चाहिए कि हो सकता है ये चीज़ें जितनी अभी ऑपोजिशन जितना नेगेटिव दिखाने की ज़रूरत दिखा रहा है कि नेगेटिव जाए, और जो पीएम है उनका 24 में नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो जो यहाँ पर जो वुमेन्स भी है उन्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और एक बार पीएम को जो मौका देना चाहिए कि 96 से 2013 बहुत बदल चुका है। क्या वाकई में 2024 में मोदी सरकार को अब इसका पूरा फायदा मिलेगा आशु? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर वो करते हैं वुमेंस के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वुमेन अपनी हर चीज़ को लेकर जो है एक ऐसा नेता चाहती है जो उनकी आवाज़ उठाए। 96 से फिर वही बात लिंक हो जाएगी कि तब का माहौल बहुत अलग था, अब का माहौल बहुत अलग है। और जिस तरीके से मोदी जी के लैंग्वेज में, उनके भाषण में मतलब जो महिलाओं के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उन्हें दर्जा दिया जाता है। तो अगर इस तरीके का नेता अगर कुछ लेकर आता है तो महिला उन्हें पूरे अपने दिल से सपोर्ट करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें महिला का बिल है तो सारी बातें उनके फेवर में ही होगी। तो अपोजिशन को थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और बिल को वेलकम करने की ज़रूरत है। यानी कि देखा जाए तो आशु पूरी तरीके से सहमत हैं पीएम मोदी के इस फैसले से, पीएम मोदी के भाषण से भी वह सहमत होती हुई नजर आई है। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारी सहयोगी जूही से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में यहाँ पर महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से पेश किया गया है उसके बाद से यहाँ पर मोदी सरकार जिस तरीके से निशाने पर आ चुकी है, आप यहाँ पर कितना सहमत हैं जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था और महिला आरक्षण बिल जो अब पेश कर दिया गया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये ऐलान जो उन्होंने किया है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि आज के समाज में नारी को ज़्यादा जो है, जो औरतें हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा सत्ता में आने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे महिलाओं को आप देख रहे हैं जो 21वीं शताब्दी है हर जगह पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा यहाँ पे औरतों को भेजने में घर वाले तो खिचकते हैं, या फिर इतनी उनको अभी तक सीटें नहीं मिली थी, लेकिन अब 33% उन्हें मिलेगी तो कहीं ना कहीं आवाज़ जो है औरतों की वो ज़्यादा तक आगे तक पहुँच पाएगी। लेकिन बात रही मोदी जी की, तो अगर जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है ये बड़ा तोहफा है महिलाओं के लिए। 2024 में इलेक्शन भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो महिलाएं उनसे उनकी पार्टी से दुखी थी, मणिपुर का हादसा हुआ, इतने सारे जो हादसे हुए, जो औरतें कहीं ना कहीं उनसे परेशान थी कि सरकार कुछ कर नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तो क्या मोदी जी ये तोहफा दे रहे हैं कि आप खुद सत्ता में आके खुद लड़िए, खुद अपने लिए आवाज़ उठाइए, खुद अच्छे कानून बनाइए। शायद इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया होगा 2024 के इलेक्शन से पहले, ये इसलिए लिया है ताकि वो जीत सकें 2024 का इलेक्शन। वाकई में देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर सहमत होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से पेश किया गया है उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से सियासी हलचल तेज हो रही है, सवाल यहाँ पर रहेगा नाजमीन से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप पॉलिटिकल खबरें जिस तरीके से आप देखती हुई नजर आ रही हैं और तमाम जानकारी दर्शकों के बीच साझा कर रही हैं चैनल्स के जरिए, ऐसे में आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल जिस तरह से पेश किया गया है उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल खड़े कर देना कि दलितों और पिछड़ों को यहाँ पर जिस तरह से जगह नहीं दी गई है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि आखिरकार देश के राष्ट्रपति कौन है, वह भी तो दलित समाज से आती हैं। दूसरी तरफ वह कहती हैं कि कांग्रेस की अब तक जो अध्यक्ष रही हैं वह भी तो एक महिला है। ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी यहाँ पर सही दिखती है आपको या कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम अभी पक्ष विपक्ष की बात ना करें कि कांग्रेस क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार क्या कह रही है। ये बिल है महिलाओं के लिए और
महिलाओं का जो आरक्षण बिल लाया जा रहा है, अगर ये पास होता है तो महिलाओं की भलाई होगी, महिला सांसद पार्लियामेंट में ज़्यादा होंगी और ऐसे में देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ेंगी तो महिलाओं के मुद्दे पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी सुना जाए, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं की बात कही जा रही है, आदिवासी महिलाओं की बात कही जा रही है, मायावती यहाँ पर दलित समुदाय की महिलाओं की बात करती हैं, तो अगर आप एक आरक्षण को पास करने की बात करते हैं, एक बिल को पास करने की बात करते हैं, उसमें तमाम जाति की तमाम समुदाय की महिलाओं को अगर लाया जाएगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात कही गई है तो इसमें कुछ चुनिंदा महिलाओं को ना लाकर तमाम महिलाओं को लाया जाएगा तो इसमें फ़ायदा केंद्र सरकार को होगा, इसमें फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी होगा, इसमें फ़ायदा तमाम पार्टियों को होगा। क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ेगी और हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर वोट देने का सिलसिला भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मायावती कहती हैं कि इसे 50% कर देना चाहिए, लेकिन 33% इसे किया गया। आप कितना सहमत है मायावती के बयान से? देखिए, मायावती के बयान को लेकर अगर देखा जाए तो अभी तक पार्लियामेंट में देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, तो इसी संख्या को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के मुद्दों पर काम ज़्यादा किया जाएगा। अभी भी पुरुष प्रधान देश के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर कभी भी कुछ आता है तो पहले उनका नाम आता है। तो तमाम तरीके से आप ये देखेंगे कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, यहाँ पर पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो ऐसे में महिलाओं के मुद्दों पर यहाँ पर एक तरीके से विचार किया जाएगा। तो जो मायावती का कहना है वो आम आदमी पार्टी की महिला का भी यही कहना है, आतिशी का, वो सीधे तौर पर भी यही कहती हुई नजर आई है कि 50% कर दिया जाए। तो ऐसे में उनका कहना भी गलत नहीं है कि आरक्षण ज़्यादा होगा, सीटें ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठी तमाम महिलाओं ने जिस तरीके से बात रखी है, उसके देखने के बाद यहाँ पर ये बातें निकल कर तो साफ तौर पर सामने आती हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार जिस तरीके से फैसले लेती हुई नजर आ रही है, वो केंद्र सरकार क्या वाकई में यहाँ पर सटीक फैसले ले रही है। सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से यहाँ पर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में जीत हासिल करने का जिस तरीके से दावा कर रही है वह जीत हासिल करती हुई नजर आई। क्योंकि 26 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और 26 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर यही चुनौती दी है कि कैसे भी करके केंद्र और सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार आज जो सदन में बहस होती हुई नजर आई है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें रखी, आखिरकार उनकी बातों से वह कितना सहमत हैं। दलित और पिछड़े वर्गों को लेकर उन्होंने बात रखी और दूसरी ही तरफ हमने देखा कि वित्त मंत्री भी यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम लेती हुई नजर आई। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए प्रांशी जी, बहुत धन्यवाद। जो आज बिल हुआ महिला आरक्षण बिल 2023 आज जो पेश हुआ, दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले तो 128वां संविधान संशोधन बिल है। उसके बाद आते हैं जो आपने प्रश्न किया नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच में जो वाद विवाद हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। ये देखा भी गया है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि दलितों को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव देती हैं राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर ये गैप नहीं होता तो मैं दर्शकों को एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 आया था। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 में भारत के तमाम लोकसभा और विधानसभाओं में मिलाकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 23.1% था। 2019 में यही प्रतिनिधित्व माफ़ कीजिएगा 2021 के जेंडर गैप रिपोर्ट में ये प्रतिनिधित्व 9.1 हो गया। ये हो गई एक बात। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से घटा है। दूसरी बात कि जिस तरीके से राजनीति आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब बोल रहे थे और जब उन्होंने संघवाद की बात की तो उन्होंने संघवाद को नई परिभाषा दी, कॉम्पिटिटिव संघवाद, प्रतियोगी संघवाद। ये एक और इस देश चौथा संघवाद देख रहा है आज़ादी के बाद। तो ये प्रतियोगी संघवाद, इस प्रतियोगिता के दौर में या जहां हम कई कार्यस्थलों पर भी देखा जाता है कि महिलाएं अगर किसी बड़े पद पर हैं तो उनको पुरुषों के
पुरुषों के जलन का भी सामना करना पड़ता है, उनके फैसलों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ये एक कारण है इस बिल को लाने का और ज़रूरी कारण है, ये हमेशा से चर्चा होती रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात को रेखांकित किया है कि हमें बिल लाना ज़रूरी है, लेकिन जब 2008 में भी ये बिल आया था, या जब देवगौड़ा साहब की सरकार में ये बिल आया था, वाजपेयी साहब की सरकार में ये बिल आया था, तब भी इस बात को रेखांकित किया गया था कि आप इस बिल को लेकर आइए, लेकिन पार्टी के स्तर पर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। अब पार्टी को अपने यहाँ फिक्स्ड 33% महिलाओं को पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, 15 साल के लिए एक सीट रिजर्व होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो महिलाओं का आत्म प्रतिनिधित्व है, आत्मनिर्णय है, वो बढ़ेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात एकदम सही है। निर्मला सीतारमण ने जो इस बात को काउंटर किया, उस बात को कहीं ना कहीं संदेह है, और मैं उसको संदेह की नज़र से देखता हूँ। अगर बीजेपी भी अपने महिला सांसदों का रिकॉर्ड देखे वाजपेयी साहब से अभी तक, तो वो 10% से बहुत ज़्यादा नहीं। और इस बात को पूर्व जो भाजपा नेत्री है सुषमा स्वराज, उन्होंने भी इस बात को रखा था कि महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वाजपेयी साहब ने भी रखा। अब यहाँ से ये एक बेहतर चीज़ होगी कि महिलाओं को एक फिक्स्ड तरीके से आरक्षण मिलेगा, और लेकिन राजनीतिक दलों को अपने भीतर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी फिलहाल देखा जाए महिला आरक्षण पर जिस तरीके से राकेश मोहन जी ने अपनी बातें रखी हैं, अब इसके बाद यहाँ पर ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि अब आने वाले कल में जब सदन में एक बार फिर से इस बिल पर जब चर्चा होगी तो आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। फिलहाल देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल अगर ये पास हो जाता है तो यहाँ पर देखा जाए महिलाओं को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार 24 में मोदी सरकार क्या कुछ उपलब्धियां और भी गिनाती हुई नजर आएगी उन लोकसभा चुनाव में। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।